नमस्कार। आज हम बात करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट्स की और समझेंगे कि ये कैसे डेटा को एक कभी न खत्म होने वाले लूप में अरेंज करती हैं। तो कभी सोचा है कि कोई म्यूजिक प्लेलिस्ट जब खत्म होती है तो आखिरी गाने से सीधे पहले गाने पर कैसे पहुंच जाती है, एकदम स्मूथली। चलिए आज उसी स्मार्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं जो इस कमाल के लूप को मुमकिन बनाता है। अच्छा, इस लूप को समझने से पहले ना हमें एक नॉर्मल लिंक्ड लिस्ट को देखना होगा, जिसमें जैसा हम जानते हैं एक साफ साफ शुरुआत होती है और एक तय अंत। एक स्टैंडर्ड लिंक्ड लिस्ट एकदम सीधी होती है। जैसे ही हम आखिरी एलिमेंट पर पहुंचते बस सफर खत्म। वो आगे किसी को नहीं बल्कि नल को पॉइंट करता है, मतलब एक डेड एंड। पर क्या हो अगर हम उस डेड एंड को हटा दें और उस आखिरी सिरे को वापस शुरुआत से जोड़ दें? बस यही तो है सर्कुलर लिंक लिस्ट के पीछे का सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया। और यही है वो आहा मोमेंट। वो जो नल था वो गायब हो गया और आखिरी नोड का लिंक घूमकर वापस पहले नोड से जुड़ गया। तो अब ये एक लाइन नहीं बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला सर्कल बन गया है। तो सारा खेल इस बात का है कि आखिरी नोड क्या करता है। जहां सिंगली लिंक लिस्ट नल पर खत्म हो जाती है, वहीं सर्कुलर लिंक लिस्ट वापस हेड से जुड़ जाती है। और ये छोटा सा बदलाव ही बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोल देता है। ठीक है, तो चलिए अब उन खास प्रॉपर्टीज को देखते हैं जो इस स्ट्रक्चर को सर्कुलर बनाती हैं। तो सबसे पहली बात, आखिरी नोड हमेशा हेड को पॉइंट करेगा। लिस्ट में कोई नल नहीं होगा। ट्रैवर्सल एक साइकिल में होगा, मतलब घूमता रहेगा। और मजे की बात यह है कि हम किसी भी नोड से शुरू कर सकते हैं। इन्हीं वजह से ये उन कामों के लिए परफेक्ट है जिन्हें लगातार चलते रहना है, जैसे हमारी म्यूजिक प्लेलिस्ट। ओके, थ्योरी तो हो गई। अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि इस लूप में नए नोड्स कैसे जोड़ते हैं और पुराने कैसे हटाते हैं। शुरू करते हैं एक नया एलिमेंट जोड़ने से। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है 10, 20, 30 जो वापस 10 पर लूप कर रही है। अब हमारा गोल है कि इस लिस्ट के एकदम शुरू में एक नया नोड 5 डालें। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले 5 डेटा के साथ एक नया नोड बनाएंगे। फिर हमें लिस्ट के आखिरी नोड तक जाना होगा, यानी वो नोड जो अभी हेड यानी 10 को पॉइंट कर रहा है। अब नए नोड का नेक्स्ट पॉइंटर हम पुराने हेड यानी 10 पर सेट करेंगे और जो आखिरी नोड था उसका नेक्स्ट पॉइंटर अब हमारे नए नोड 5 को पॉइंट करेगा। और बस आखिर में हम 5 को नया हेड बना देंगे और हो गया। हमारी लिस्ट अब है 5, 10, 20, 30 जो वापस 5 पर लूप कर रही है। देखा, लिस्ट को एक नई शुरुआत भी मिल गई और इसका सर्कुलर नेचर भी बना रहा। चलिए अब इसका उल्टा करते हैं। मान लीजिए हमें लिस्ट के अंत से एक नोड को डिलीट करना है। इसके लिए ट्रिक ये है कि हमें आखिरी नोड यानी 30 तक तो जाना ही है, लेकिन साथ में उसके ठीक पहले वाले नोड यानी 20 का भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि असली बदलाव तो उसी के पॉइंटर में होना है। हम बस उस पिछले नोड यानी 20 के नेक्स्ट पॉइंटर को सीधा हेड यानी 5 से जोड़ देंगे। इससे 30 वाला नोड अपने आप सर्कल से बाहर हो जाएगा। कामयाब। लिस्ट अब छोटी हो गई है, 5, 10, 20 और ये वापस 5 पर लूप कर रही है। लूप अभी भी एकदम परफेक्ट है। बहुत बढ़िया। अब जरा जल्दी से देखते हैं कि इन ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके एक लिस्ट को स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल खाली से, कैसे बनाया जाता है। तो शुरुआत होती है एक खाली लिस्ट से। जैसे ही हम 10 डालते हैं, ये अकेला नोड खुद को ही पॉइंट करने लगता है, एक छोटा सा सर्कल। फिर जब 20 डालते हैं तो 10 अब 20 को पॉइंट करता है और 20 वापस हेड यानी 10 को। और फिर 30 डालने पर भी वही होता है, 20 अब 30 को पॉइंट करता है और 30 वापस हेड यानी 10 को। हर बार बस आखिरी नोड का पॉइंटर अपडेट होता है। तो ये सब तो ठीक है, पर प्लेलिस्ट के अलावा असल दुनिया में ये कहाँ काम आती है? जवाब है हमारे चारों तरफ। सोचिए म्यूजिक प्लेलिस्ट के बारे में, या फिर राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग, जहां सीपीयू हर एक काम को थोड़ा थोड़ा टाइम देता है और फिर वापस पहले काम पर आ जाता है। मल्टीप्लेयर गेम्स में प्लेयर्स की बारी भी तो ऐसे ही चलती है ना, आखिरी प्लेयर के बाद वापस पहले की बारी। यहाँ तक कि प्रेजेंटेशन स्लाइड शो जो लूप पर चलते हैं वो भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर वीडियो गेम्स तक ये स्ट्रक्चर साइकिल्स बनाने के लिए फंडामेंटल है। चलिए अब तक हमने जो भी सीखा उसकी खास बातों को फटाफट समराइज कर लेते हैं। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इंसर्शन, डिलीशन या सर्च ज्यादातर ऑपरेशंस के लिए ये O ऑफ n होती है।
इसका सीधा सा मतलब है कि परफॉर्मेंस लिस्ट के साइज पर डिपेंड करती है। लिस्ट जितनी बड़ी उतना ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमें अक्सर लिस्ट में घूमकर सही जगह तक पहुंचना पड़ता है। तो इसके बड़े फायदे क्या हैं? ये उन एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट है जहां लगातार लूपिंग चाहिए। इसमें नल चेक करने का झंझट खत्म हो जाता है। कोई भी नोड एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है, जो इसे काफी फ्लेक्सिबल बनाता है। और हाँ, सर्कुलर क्यू जैसे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी ये आइडियल है। कुल मिलाकर इसकी असली ताकत उन प्रोसेसेस में है जिन्हें खुद को बार बार दोहराना होता है। और अब जाते जाते एक सवाल, एक सर्कल का तो कोई अंत नहीं होता है ना, तो फिर एक इन्फिनिट लूप में फंसे बिना हम इसे ट्रिवर्स करना सुरक्षित रूप से रोकते कैसे हैं? याद रखिए, एक लूप बनाना जितना जरूरी है, उसे कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है।